देखो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हम्म और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट और साउथ वेस्ट एंट्रेंस, इसके अलावा सारी चीजें ट्रीट कर सकते हो। बट हाँ, आपको फ्लैट के अंदर आपको सही वास्तु मिल जाए, 100% वास्तु मिल जाए, वो नहीं मिल सकता। बिकॉज सही वास्तु आपको तब मिलेगा जब आप उसको खुद बनाओगे, एंड हम्म फ्लैट के अंदर आपका ये ऑप्शन नहीं है। तो उसके अंदर मेजरली किचन होती है। किचन को हम अगर ट्रीट कर देते हैं, टॉयलेट्स को ट्रीट कर देते हैं, एंट्री को ट्रीट कर देते हैं, तो उसके बाद उस घर के अंदर आप इजीली रह सकते हो। अगर आपने 70-80% भी वास्तु किसी का हम्म। परफेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको तो चेंजेस। क्या वास्तु के लिए तोड़ा फोड़ी करना जरूरी होता है क्या? देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है हम्म तो आपको उस टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा। आप बाथरूम वहां रहने दो, बट हम्म नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा। साउथ वेस्ट की एंट्री है तो उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज दो चीज ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल। हम्म। इन दो केसेस के अलावा आप विदाउट तोड़ा फोड़ी आराम से उसके अंदर रह सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ कलर की पट्टियों के थ्रू, बेडरूम की लोकेशन चेंज करके, छोटी छोटी रेमेडी से चीजों को ओके कर सकते हैं। हम्म। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आर्यन अरोड़ा जी। आर्यन एक इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज आर्यन से हम जानेंगे कि हेल्थ, रिलेशंस और फाइनेंशियल्स में वास्तु का क्या रोल है और इनको इम्प्रूव करने के लिए कौन से वास्तु प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स वेलकम आर्यन। मेरा मेन ये जानना है कि जैसे क्या रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी घर में रह रहे हैं, कुछ चेंज नहीं किया और सब कुछ ठीक चल रहा था 20 साल तक, तो अचानक से ही कुछ प्रॉब्लम घर में आने लग जाती है, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर है। तो ऐसा क्यों हो जाता है जबकि कोई मेजर, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया? बेसिकली आप छोटे से छोटे भी अगर चेंजेस कर लोगे ना, चाहे आपने इंटीरियर में कोई चेंज कर दिया, या कितनी बार क्या होता है हमारी चीजें बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे वो एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। बिकॉज विदाउट चेंज देयर इज नो चेंज। आप जब तक कोई चेंजेस नहीं करोगे, चाहे वो आपने कोई कर्टेंस के कलर कर दिए, कितनी बार क्या होता है हम बेडरूम अपना शिफ्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। आप अगर मेन्यू डिटेल में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि कोई ना कोई चेंजेस करा होगा आपने। अब रिसेंट का मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी क्लाइंट के यहाँ वास्तु किया, तो 2-2.5 साल चीजें ठीक चली। उसके बाद उनका वेस्ट फेसिंग मकान था। उनका बार बार फोन आ रहा है कि मेरे को ना घर में दिक्कत लग रही है थोड़ी सी। मैंने उनसे यही चीज पूछी कि आपने घर में कोई चेंजेस किया है, नहीं किया? वो कह रहे कोई भी चेंजेस नहीं करे। तो मैंने कहा चलो वीडियो कॉल करो। मैंने 1-2 बार वीडियो कॉल करी, मेरे को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर हुआ क्या कि हमने बालकनी नहीं देखी उनकी। अच्छा। और बालकनी थी उनकी वेस्ट में, और वेस्ट के अंदर हम प्लांट्स नहीं लगाते। उन्होंने क्या किया था, कुछ प्लांट्स ऐड कर लिए। उनको लगा चलो अब इंटीरियर के लिए कर रहा हूँ, 2-4 प्लांट्स ही तो ऑटोमेटिकली वो छोटा सा चेंज उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गया। तो छोटे छोटे चेंजेस भी अगर हम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट लाना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, ये चीज आप कह सकते हो कि वास्तु फॉर एग्जाम्पल आपका सेम है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मेजर हेल्थ इश्यू या कैंसर रहता है, देगा कब? जुपिटर की दशा करता है। तो आपको, मैं रहता हूँ इस घर के अंदर, रही हूँ इतने टाइम से, बट हुआ क्या, पहले एक आपकी गाड़ी का टायर खराब था वास्तु, अब क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी वाला भी खराब हो गया, बिकॉज वो दशा आ गई। तो अब दोनों जब टायर खराब हो गए तो प्रॉब्लम ज्यादा होनी शुरू हो गई। कितनी बार ये भी रीजन होता है। बट आप नोटिस करोगे तो घर में कोई ना कोई आपके चेंजेस 100% हुआ ही होगा। विदाउट चेंज देयर इज नो। बट इतने छोटे चेंजेस को करने के लिए भी क्या हमें एवरी टाइम वास्तु को देखना पड़ेगा, या वास्तु कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी, या इसका क्या समाधान क्या है इस चीज का? देखो, अगर आप एक बार चीजों को बैलेंस कर लो, देखो जब आप कंसल्टेंट से बात करोगे या कुछ करोगे तो कुछ बेसिक वो आपको प्रिंसिपल दे जाएंगे कि हमने ये एक्टिविटीज यहाँ नहीं करनी, बस हमने इतनी सी चीजों का ध्यान देना। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको घर में कोई भी बदलाव करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, या वो काम नहीं करने चाहिए, वो चेंजेस नहीं करने चाहिए बिना वास्तु कंसल्टेंट से पूछे बिना? देखो, इंटीरियर के अंदर अगर देखा जाए तो जब आप चेंजेस करते हो, आप या तो कलर्स के चेंजेस करते हो, कलर्स के आपने चेंजेस करे, कर्टेंस चेंज करते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं, कोई से प्लांट्स हो गए, सीनरीज हो गई। बिकॉज आप कोई भी सीनरी लगा रहे हो, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने कोई वाइल्ड से सीनरी लगा दी, आपने कोई फायर से रिलेटेड लगा दी, आपने बिल्डिंग से रिलेटेड लगा दी, एक एलिमेंट तो वो दिखा रहा है ना। तो उस हिसाब से आपको या तो कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा, या आप इंटीरियर का काम ही उस हिसाब से करो। बट ये पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे आप या तो कोई सीनरी से रिलेटेड चीजें हो गई, कुछ आप कलर से रिलेटेड कर रहे हो,
तो वो सारी चीज उसमें कवर रहती है। मेजरली हमारे घर में कलर के चेंजेस होते हैं। आपने एक सोफा सेट है आपका, हाँ। आप उसको चेंज कर रहे हो तो आप कलर ही चेंज करोगे, आपकी प्लेसमेंट तो उसकी सेम रहेगी ना। मेजर चेंजेस कलर के होते हैं, सबसे पहले कलर इफेक्ट आपको करता है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर ले लो या आप वास्तु के अंदर ले लो, कलर्स आपको सबसे जल्दी इफेक्ट करते हैं। आप कोई स्टोन पहनते हो, बेसिकली आप एक कलर पहन रहे हो। आजकल ब्रेसलेट चल रहे हैं, आप ब्रेसलेट पहन रहे हो, आप एक कलर ही तो यूज कर रहे हो। वो ऑटोमेटिकली जैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, वैसे आपके वास्तु को इफेक्ट कर रहा है, वैसे आपने घर में चेंजेस कर दिए तो और उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट आना आपके ऊपर। जो जो चेंजेस आप वास्तु में करोगे ऑटोमेटिकली इफेक्ट आपको आएगा। बिकॉज वास्तु जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, हमारे ब्रेन पैटर्न को चेंज करता है। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्थ में कुबेर रखे तो कुबेर जी पैसा देना शुरू कर देंगे, वो आपके ब्रेन के पैटर्न चेंज करना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा मैंने इस तरीके से काम करना है, मैंने ये चेंजेस करने हैं, ये गलतियां मैं कर रहा था। तो ब्रेन के पैटर्न्स को चेंज करता है। वास्तु सारा का सारा ब्रेन पैटर्न्स पर काम करता है। अब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड कैसे हैं? देखो, जब जब आपके एस्ट्रोलॉजी में चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली आपके वास्तु में चेंजेस होंगे। चाहे आप घर की कंस्ट्रक्शन कराओ, घर में कोई चेंजेस करो, जिस डायरेक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में आपने चेंजेस करे तो ऑटोमेटिकली कोई जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, जुपिटर से रिलेटेड नेगेटिव कुछ होगा या पॉजिटिव कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्थ ईस्ट में चेंजेस करोगे या अपने घर के मंदिर में चेंजेस करोगे। जब जब किसी का जुपिटर एक्टिवेट होता है, महादशा अंतरदशा या कोई एस्पेक्ट एक्टिवेट होता है तो अपने घर के मंदिर में चेंजेस करता है। तो इसीलिए हमें कितनी बार ये भी देखना पड़ता है कि वो चेंजेस करने हैं नहीं करने। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे चेंजेस इस टाइम पे करने नहीं करने। कितने लोग आपने देखोगे कंस्ट्रक्शन करी, सारी चीज ठीक थी, कंस्ट्रक्शन करते दिक्कत होनी शुरू हो गई बिकॉज उस दशा में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी। उस तरीके से हमें पता चल सकता है। दूसरा, एस्ट्रो वास्तु कनेक्टेड ऐसे है कि जब फॉर एग्जांपल किसी का बुध खराब है तो ऑटोमेटिकली उसके नॉर्थ की दिशा आपको घर के खराब ही मिलेगी। दोनों चीज पैरेलल है, एक चलेगी तो उसके साथ दूसरी चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका वास्तु परफेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल खराब होगी, दोनों चीज आपकी पैरेलल चलनी शुरू हो जाएगी। तो आर्यन जी, जैसे फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम के अंदर तोड़ा फाड़ी या इस तरीके की चेंजेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस केस में वास्तु उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है, फ्लैट ओनर्स को? देखो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट और साउथ वेस्ट एंट्रेंस, इसके अलावा सारी चीजें ट्रीट कर सकते हो। बट हाँ, आपको फ्लैट के अंदर आपको सही वास्तु मिल जाए, 100% वास्तु मिल जाए, वो नहीं मिल सकता। बिकॉज सही वास्तु आपको तब मिलेगा जब आप उसको खुद बनाओगे। एंड फ्लैट के अंदर आपका ये ऑप्शन नहीं है। तो उसके अंदर मेजरली किचन होती है, किचन को हम अगर ट्रीट कर देते हैं, टॉयलेट्स को ट्रीट कर देते हैं, एंट्री को ट्रीट कर देते हैं, तो उसके बाद उस घर के अंदर आप इजीली रह सकते हो। अगर आपने 70-80% भी वास्तु किसी का परफेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको चेंजेस। क्या वास्तु के लिए तोड़ा फोड़ी करना जरूरी होता है क्या? देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो आपको उस टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा। आप बाथरूम वहां रहने दो, बट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा। साउथ वेस्ट की एंट्री है तो उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज दो चीज ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल। इन दो केसेस के अलावा आप विदाउट तोड़ा फोड़ी आराम से उसके अंदर रह सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ कलर की पट्टियों के थ्रू, बेडरूम की लोकेशन चेंज करके, छोटी छोटी रेमेडी से चीजों को ओके कर सकते हैं। घर की एंट्री में वास्तु का क्या रोल है? सबसे मेन रोल है, जैसे आपके मुंह का रोल है। जैसे आप जो चीज खाते हो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनना शुरू हो जाता है। आप अगर गलत चीज खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मेन एंट्रेंस वास्तु के अंदर 30-40% अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपने मेन एंट्री ट्रीट कर दी तो ऑटोमेटिकली उनकी 30-40-50% प्रॉब्लम सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज वो सारी एनर्जी का फ्लो है वो एंट्री से आ रहा है। आपके जो मुख्य द्वार है जिसको हम बोले, आपका मुख्य तो घर का वही है ना, सारी एनर्जी का फ्लो वहां से आ रहा है। तो सबसे मेजर इफेक्ट हम जो हमारा स्टेप 1 होता है वास्तु का, वो होता है मेन एंट्रेंस अपना। आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं, हम सबसे पहली चीज उसको एंट्रेंस से चेक करेंगे कि वो इफेक्ट एंट्री का 90% केसेस के अंदर जो लाइफ की इंसान की फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, जो सबसे उसकी प्रायोरिटी होती है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, वो आप देखोगे उनकी एंट्री की होती है। फॉर एग्जाम्पल अब साउथ ईस्ट की किसी की एंट्री है तो आप नोटिस करोगे कि उनके घर में एक्सीडेंट होने, कोर्ट केसेस होने, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एग्रेसिव बिहेवियर लोगों का बढ़ जाता है, लोगों से लड़ाइयाँ होनी, ये चीज साउथ ईस्ट की एंट्री में बहुत होती है। लिटिगेशन आ जाना। अभी रिसेंट के अंदर मैंने किसी फैक्ट्री का वास्तु किया तो उनका कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो कुछ चेंजेस उन्होंने करे तो उनका फोन आया कि मेरे पास एक्सीडेंट होने शुरू हो गए लेबर के।
कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कभी कोई लेबर गिर रही थी, कभी किसी को चोट लग रही थी, मशीन ब्रेक डाउन हो जाना। तो उन्होंने क्या किया, जब मैंने उनके यहाँ विजिट करी तो मैं देखा उन्होंने छोटी सी एंट्री साइड में खोल दी कि चलो मेरा साथ साथ काम चल रहा है, काम डिस्टर्ब नहीं होगा, जो भी माल आना है वो साइड से आना शुरू हो जाएगा। वो साउथ ईस्ट की एंट्री उन्होंने खोल दी वहां पर। जैसे उन्होंने साउथ ईस्ट की एंट्री को ट्रीट किया, वो प्रॉब्लम सोल्व होनी शुरू हो गई। सिर्फ एक छोटी सी पत्ती से या कलर से हम उस एंट्री को ट्रीट कर सकते हैं। बट एंट्री का सबसे मेजर इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ ईस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये दो मेजर पार्ट है। जैसे तो साउथ ईस्ट की एंट्री इतनी खराब है, अगर हम मेजर डाउनफॉल की बात करें लोगों की, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपने साउथ वेस्ट मकान लिया तो आपकी ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट की एंट्री आएगी। आपको फ्रंट में वाटर से रिलेटेड बोरिंग सोर्स देना पड़ेगा। आप प्लांटेशन करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, साउथ वेस्ट आपका ओपन आएगा। पर इसको ट्रीट तो किया जा सकता है, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्री छोड़ के आप कुछ भी ट्रीट कर देते हो। फ्लैट सिस्टम में आजकल एक दिक्कत और हो रही है, वो क्या करते हैं, सेंटर में कॉमन टॉयलेट बना देते हैं, उसको भी आप ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज भ्रमस्थान सबसे मेन है वास्तु के अंदर। वास्तु का जो एनर्जी का फ्लो है वो सेंटर से, जैसे कमल का फूल है वैसे सारी डायरेक्शन के अंदर वो एनर्जी फैलती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी का सेंटर ही खराब कर दिया, किसी का फॉर एग्जांपल स्टमक ही खराब है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी आप कैसे ठीक करोगे? सारा खाना वहां से होके जाना है, सारी चीजें वहां से होनी है। तो भ्रमस्थान, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जब हम किसी का मकान भी फाइनलाइज करते हैं हम सिर्फ 3 पार्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड भ्रमस्थान। अगर ये 3 चीजें उसकी ठीक है तो 75% वास्तु उसका वैसे भी ठीक हो जाता है। प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड क्रिएट द फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, और एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में और क्रिएट करने में कैसे मदद करती है? देखो, प्रिडिक्ट एस्ट्रोलॉजी से आप इजीली कर सकते हो कि आपको पता है कि आपके साथ क्या मेजर इवेंट होना है, वो आप एस्ट्रोलॉजी से इजीली ट्रीट कर सकते हो। क्रिएट की डेफिनेशन है कि आप कहो कि आप कोई चीज आपके साथ नहीं होनी, आप उसको क्रिएट कर दो, वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी में शादी का योग नहीं है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चलो शादी का योग नहीं है, बट हम उस चीज को क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो उसके अंदर आप चेंजेस करके, रेमेडीज करके इतना कर सकते हो कि उसकी मैरिड लाइफ टिक जाए। बट आप कोई एक ऐसी चीज जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रिडिक्शन में पार्ट नहीं है, अगर वो चीज उनके उसमें प्रोमिस नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। सामने वाले का एक्सीडेंट होना है तो आप उसको ये कह सकते हो कि इस टाइम पे सेफ रहना है, गाड़ी में जाना है, प्रॉपर सेफ्टी करनी है, बट आप उसका एक्सीडेंट रोक नहीं सकते। अगर किसी पे कोई कोर्ट केस होना है, कोई चीज होनी है, वो चीज होगी तो सही, बस इतना कर सकते हो कि जो कोर्ट केस एक लिटिगेशन का था वो उसका एक चालान पे कट जाए, इतनी चीजें आप कर सकते हो। बट जो प्रिडिक्शन है वो एस्ट्रोलॉजी में होगी तो सही। बट क्रिएट की डेफिनेशन है कि हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। और ऐसी वास्तु के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी फील्ड होती है, अगर वो एक बार किसी एनर्जी फील्ड या जिसको बेसिकली हम देवता बोलते हैं, अगर वो कहीं का डेड हो गया तो आप उसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। कहीं का देवता वीक है या कहीं की एनर्जी फील्ड वीक है, आप उसको बूस्टअप तो कर सकते हो। अब किसी की अगर हार्ट बीट 0 हो गई तो आप उसको दोबारा बढ़ा नहीं सकते। हाँ, किसी की 20, 30, 50 पल्स रेट चल रही है, आप उसको मेडिसिन देके बढ़ा सकते हो। बढ़ी हुई है तो आप कम कर सकते हो, बैलेंस करना है हमें। बट आप किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकते, ना वास्तु के अंदर, ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ना ही हमारी बॉडी के ऊपर। बिकॉज जब भी हम वास्तु एस्ट्रोलॉजी का एग्जांपल लेंगे हम अपनी बॉडी से जरूर कंपेयर करेंगे, बिकॉज उससे सबसे ज्यादा हम कनेक्टेड हैं। तो उससे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, हम चेंजेस करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस हैं। आर्यन जी, युवा वर्ग अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। अभी भी बच्चे अपने रिश्तेदारों को देखकर या फ्रेंड्स को देखकर अपने करियर का चयन कर रहे हैं। उनके लिए कौन सा करियर सही रहेगा, उसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे सपोर्ट करती है, कैसे हेल्प करती है? देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी बनी उन लोगों के लिए जिनको अपनी चीजें प्लान करनी है। जैसे कहते हैं ना, आप अपनी उस फील्ड में जाओ जो आपको इंटरेस्ट है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो फील्ड आपकी बता देता है किसमें इंटरेस्ट है आपको। हम 10th हाउस के थ्रू साइन लॉर्ड, सब लॉर्ड, इससे पता कर सकते हैं कि ये पर्सन किस चीज के लिए बना है। अब कोई है शेफ, लगा रहे हो आप उसको किसी और काम में, आप बना इंजीनियर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सक्सेस नहीं पाएगा। हर हॉरोस्कोप के अंदर एक ना एक फील्ड ऐसी दी होती है जिसमें वो सक्सेस पा लेगा, जिसमें पैसा कमा लेगा। दिक्कत ये होती है हमें मिला के मिलती वो 5-7 फील्ड ही है कि साथ वाले ने कर लिया, इंजीनियर बन गया, सब चीजें हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट नहीं देगी।
आपका बच्चा जिस चीज के लिए बना है आप उसके अंदर लेके जाओ, ना कि जो सी चीज मार्केट के अंदर चल रही है। उसका इंटरेस्ट कैसे जानना है वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इजीली जान सकते हो। कि फॉर एग्जांपल हमने 10th हाउस का साइन लोड देखा, सब लोड देखा, हमें पता चल गया इसको मार्केटिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसकी एग्जैक्ट फील्ड बता देगा कि क्या करना चाहिए। एंड आप जब भी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखोगे ना, जिन लोगों ने भी सक्सेस पाई है आप देख लो, वो उसी चीज का काम कर रहे हैं जो उनका होरोस्कोप दिखा रहा है। पैसा आप तभी कमा सकते हो अगर आप अपनी फील्ड के साथ अलाइन हो। अगर वो चीज से आप डाइवर्ट हो गए तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज प्रॉब्लम ही डाइवर्जन है। आप वास्तु कर रहे हो, आपने चीजें डाइवर्ट कर दी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आपने अपने डिसीजन खराब करने शुरू कर दिए, प्रॉब्लम आ गई। कितने लोग बिजनेस के लिए नहीं बने, कर बिजनेस रहे। अब देखो सच्चाई है कि अगर कोई किसी चीज के लिए आप नहीं बने तो आप उस चीज को छोड़ो। पर आप फॉर एग्जांपल आपको पता भी चल गया बिजनेस आपके लिए गलत है, पर एक जिद है, मैं करूंगा करूंगा, उस जिद से अपने नुकसान हो। आप हो सकता है ना जॉब के लिए इससे ज्यादा अच्छे बने, और हो सकता है किसी और फील्ड के लिए बने। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस रिलेटेड टू सर्विसेज कर सकते हो, बट हम जाने कैसे, वो एस्ट्रोलॉजी हमें बताएगी। बट मेरे हिसाब से एक अगर हम बात करें जो बच्चों के लिए, खासकर जो 15-16 साल के बच्चे हो गए, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी जरूर है। एंड ये बेस्ट टाइम है उनकी गाइडेंस का, बिकॉज ये उनकी लाइफ सेट करने का टाइम है, ये उनकी चीजें बेस सेट कर देगा। अगर आप इस टाइम पर उनको सही फील्ड पे ले आए तो उनके आने वाले 50-60 साल सही। बट अगर यही गलत चले गए तो आने वाली सारी लाइफ खराब होगी, बिकॉज अगर फील्ड ही उन्होंने गलत चुन ली, या तो आप उनको उस चीज का काम करा दो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होगा ही उसी चीज का जो होरोस्कोप दिखा रहा है। तो उससे आपको पता चल सकता है। और आप अपना फॉर एग्जांपल किसी गलत चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग आपके लिए नहीं, आप वही करे जा रहे हो, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, बट वो चीज आपके लिए बनी नहीं तो क्यों करना उसको। एटलीस्ट एक पाथ मिलना सबसे बड़ी बात है। आपको एक गाइडेंस मिल गई ना कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब से चलो, एंड आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी जरूर। जो फील्ड आपके चार्ट में दी हुई है वो आपको सक्सेस जरूर देगी। आर्यन जी, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए अपने करियर को चूज करने के लिए, लेकिन सही एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचान करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए ये समय। सही एस्ट्रोलॉजर, सही गाइडेंस देने वाला, वो कैसे पहचाने? देखो कुछ चीजें आपको पता चलेगी एक्सपीरियंस से, और सेकंड आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ने आपको कह दिया कि ये चीज तो ऐसे होगी, इनको ये प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो इमीडिएट, नहीं दूसरे से मैं कंसल्ट करता हूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजर में भी करो ना ऐसे, आप करो 5 लोगों को कंसल्ट, 5 में से कॉमन आपको 3 तो मिलेंगे, 4 तो मिलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सही। हाँ, आप कहो कि आप फर्स्ट टाइम किसी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर मिल जाए आपको सही, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आपका किसी ने चार्ट पढ़ लिया गलत तो वो एस्ट्रोलॉजर की गलती है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ने तो आपको चीज बता के रखी है कि ये चीज आपके लिए ठीक है। हाँ, आपको डिकोड करना नहीं आया, किसी और से आपने डिकोड करा लिया, बट एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर गलत होने के चांसेस क्या रहते हैं? मतलब सेम विद्या है, उन्होंने भी यही पढ़ी है, दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने भी ये पढ़ी है, तो ऐसा क्या वो मिस कर जाते हैं कि वो रीडिंग्स उनकी गलत हो जाती हैं? कितनी बार एस्ट्रोलॉजर नहीं मिस करता, क्लाइंट मिस करता। फॉर एग्जांपल आपने बर्थ टाइम दे दिया 5:36, आपको ही नहीं टाइम पता, आपने कहा नहीं मेरे को तो ये बताएगा, पता चला आपका टाइम था 4:36, या 10 मिनट आगे पीछे भी वो टाइम है। तो सबसे पहले जब भी आप एस्ट्रोलॉजर देखोगे ना, वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेगा। आपके सवाल पूछने से पहले जब वो आपकी कुंडली खोलेगा 4 सवाल आपसे पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो आपकी पर्सनैलिटी देख के समझ जाएगा कि ये कुंडली इस पर्सन की है नहीं। तो आप कितनी बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कुंडली जो दिखा रहा है उससे रिलेटेड बता देगा। आप गलत कुंडली लेके चले जाओ, आपको पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजर सही है नहीं। आपको अगर जज करना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप गलत कुंडली लेके चले जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास, अपनी कुंडली गलत लेके चले जाओ, आप अपने सिम्टम मिला लो। आपके सिम्टम उससे तो नहीं मिलेंगे ना, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहा है आपके बारे में कि ये चीज ऐसी थी, आपको उससे पता चल जाएगा। आप गलत कुंडली लेके चले जाओ, तो उससे आपको पता चल सकता है। बट
हाँ आप रिकंसल्ट कर सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड। और दूसरी चीज, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप बैठते हो, वो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को देखते हैं, आप उससे मैच करो। हाँ, पर कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या किसी भी, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी का टेस्ट मत करो। कितने लोग जाते हैं, आप बताओ, जस्ट फन के लिए, फन के लिए, या आप बताओ कि चलो मेरा एक वो बन जाएगा, मैंने एस्ट्रोलॉजर को डरा दिया, ऐसा नहीं। आपके तो 10 चीजें बता भी देगा, क्या आप उसको डाइजेस्ट भी कर पाओगे? एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना। दिखता तो सब है, पर हर चीज बताई भी नहीं जा सकती। बिकॉज अगर मैंने कोई चीज आपको बता दी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अच्छा टाइम भी है, मैंने आपको कह दिया आपका गोल्डन टाइम है, आपने इस टाइम पे काम अच्छा करना, और मैं आपको कह दूं कि आपको बहुत ही अच्छा टाइम है, आप आराम से बैठो, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट हो गया ना कि चलो अब तो मैं कुछ करूँ ना करूँ। बिल्कुल। और यही चीज मैं आपको ऐसे कह दूं, इस टाइम को आप बेस्ट कर सकते हो, आप मेहनत करो। फर्क आ गया ना दोनों चीज के अंदर। काम मैंने आपसे अब करवा लिया उस चीज का, तो उस तरीके एक्शन भी चेंज हो गया, एक्शन चेंज हो गया ना। मैंने आपको कहा ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, अगर आप इसको निकालना आपके ऊपर। बट अब मैं ये कह दूं गोल्डन टाइम पीरियड है, बंदा कहेगा चलो गोल्डन है छोड़, तो वो चीज रहती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बट हाँ, आप जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से 2-4 बार मिलोगे, एक्सपीरियंस आपको होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि चीजें जो वो बता रहे हैं ठीक है नहीं। कितनी बार या ज्यादातर हम लोगों के जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स मेजरली होते हैं, हम मंथली एस्ट्रोलॉजी करते हैं। फॉर एग्जांपल सन का ट्रांजिट 15-16 को चेंज होता है, हम 13-14 को उनकी कुंडली बनाते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारा एक्शन क्या है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का मेन कंसेप्ट उपाय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है कि आपको गाड़ी या पहले गियर में चलानी है, 5वें गियर में चलानी है, आने वाला रास्ता आपका कैसा, आपने गाड़ी संभाल के चलानी है, या हमें पता भी है गोल्डन टाइम पीरियड है, अब गाड़ी 5वें गियर में चलाओ और भगाते हो, या अब हमारा टाइम खराब नहीं, हमारा टाइम आ गया खराब, अब हमें गाड़ी बड़ी ध्यान से चलानी है। अगला सवाल मेरा यही है, धनवान बनने का सपना कब पूरा होगा, और विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, ये कौन सा हाउस तय करता है और इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखो, धनवान बनने का सपना, जैसे मैंने आपको बताया, नोइंग द राइट फील्ड, अगर आप सही फील्ड में आप धनवान बन जाओ। बट हाँ, धनवान की एक डेफिनेशन है। हाँ। हम 3 हाउसेस देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर पैसा है कितना। अगर उस 3 लाइफ में 2 हाउसेस भी आपके एक्टिवेट है ना, तो आप एक हायर क्लास के अंदर आ सकते हो। 33% एक्टिवेट है ना, अगर वो एक हाउस भी आपका एक्टिवेट है, तो आप एक मिडिल क्लास लाइफ अच्छी जी सकते हो। तो तीनों में से एक भी एक्टिवेट नहीं है, तब आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। बट आपको धनवान बन सकते हो, हाँ, आप सही फील्ड में चले जाओ, आप धनवान बन जाओगे। बट जो डेफिनेशन है धनवान की, वो आप कितना लिखवा के आए हो, कैसा लिखवा के आए हो, वो है। अगर धनवान की डेफिनेशन हो तो सबसे पहले अंबानी को ओवरटेक मैं करूंगा, तो एक डेफिनेशन है, आप क्या लिखवा के आए हो। अब लोग कहते हैं अगर अंबानी का बच्चा है, वो उसके घर है, तो वो लिखवा के आया है, उसके चाहे 5 जन्म के कर्मा हो, कुछ हो, ऑटोमेटिकली वो चीज लिखवा के आया। तो आप कितना लिखवा के आए हो, सबसे पहली चीज। और जब आप उसमें भी सही फील्ड में चले जाओ, आप सही काम करना शुरू कर दो। बार बार मेरा प्रश्न इस पे है कि आप अपने सही फील्ड में जाओ, सही काम करो। सही काम करोगे, आप धनवान बन जाओगे। उस चीज की गारंटी मेरी है। बट आपकी फील्ड सही होनी चाहिए, आप जिस चीज के लिए बने हो वही करो। और विदेश यात्रा भी अगेन, आप सही फील्ड में है, या आपने सही करियर चुना है, या सही उसका चुनाव किया है, तो विदेश यात्रा डिपेंड है किस चीज के लिए। हाँ, आप अलग चीज के लिए विदेश जा रहे हो, आप काम के लिए विदेश जा रहे हो, तो आपके काम का लिंक 12th हाउस होगा। 12th हाउस है, बेसिकली हम ग्रुप देखते हैं, बट 12th हाउस ऐसा है जो आपको विदेश लेके जाता है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जब महादशा अंतरदशा स्पेशली आएगी, 12th हाउस एक्टिवेट होगा, आप विदेश चले जाओगे। या आप काम के लिए जा रहे हो, तो आपके काम से रिलेटेड लिंक उसका बनेगा, कि कौन से काम से रिलेटेड हो, या आपका काम किस चीज का होगा। कितने होरोस्कोप के अंदर हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप विदेश चले जाओ। दिक्कत ये होती है, उनके लिए बर्थ प्लेस बनी नहीं, होम टाउन बना नहीं, जब वो विदेश जाएंगे सक्सेस पाएंगे। तो टाइम प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, किस टाइम विदेश जा सकते हो। और विदेश के लिए बड़ी इजीली रेमेडी है एस्ट्रो के अंदर भी, वास्तु के अंदर, वो करके आप इजीली फॉरेन से रिलेटेड, अगर आपका किसी का सपना है तो वो पूरा कर सकता है। बट हाँ, जान सकता है कि मेरे लिए वो चीज है नहीं, उसको कितने होरोस्कोप में होम टाउन भी सूट करता है, कितने लोगों में विदेश भी सूट करता है। सबसे पहले जानो आपके लिए क्या सूट कर रहा है। और विदेश जाना है तो जब आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा, 3rd हाउस का लिंक बनेगा, विदेश चले जाओगे। तो वीजा लगेगा तो 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो आप अपनी लैंड चेंज करोगे, तो आप विदेश जाओगे।
तो क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी की कुंडली में तो लिखा ही नहीं है विदेश जाना, लेकिन कुछ रेमेडी या आप किसी हाउस को एक्टिवेट करके वो हम विदेश यात्रा का प्रोविजन बना सकते हैं उसके अंदर? देखो, कोई चीज लिखी नहीं हम्म तो वो चीज आप मैंने क्रिएट नहीं कर सकते। बट हाँ, बट आर्यन, मेरे पास ना ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर कि उनकी कुंडली में विदेश यात्रा का कोई योग नहीं था, एंड दे चैलेंज दियर कुंडली, और वो बाहर जाके सेटल हुए हैं। वही चीज है ना, आपने कहा, आपने कैसे जज किया कि उसके हॉरोस्कोप में योग था नहीं? क्योंकि उन्होंने बताया और उनका नहीं, टाइम वो सब करेक्ट थी। उन्होंने बताया सब हाँ। चीजें। किसने बताया? मैंने आपको क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। योग होगा, बिना योग के तो आप एक पत्ता नहीं ला सकते। आपकी एकदम प्लानिंग बनती है, आप घर बैठे हो, आपकी प्लानिंग बनती है, चलो मैं ये ले आता हूँ, आप लेने कुछ और जाते हो, आप कुछ शॉपिंग करके आते हो, विदाउट प्लानिंग या कोई चीज लिखी नहीं आप कर ही नहीं सकते। हाँ, उस टाइम पता ना हो, चीजें अलग है। विदाउट 12th हाउस एक्टिवेट लोकेशन नहीं चेंज हो सकती। आप बिना चार्ट के घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो विदेश की बात ना करो, विदेश तो अलग जगह हो गया ना। विदेश तब जाया जाता है जब इंसान के नेगेटिव हाउस एक्टिवेट होते हैं। 12th हाउस इज हाउस ऑफ डिप्रेशन, 12th हाउस इज हाउस ऑफ फॉरेन लैंड ऑल्सो। तो जब जब नेगेटिव हाउस एक्टिवेट होंगे तब वो विदेश जाएगा। 12th हाउस इज हाउस ऑफ वीकनेस ऑल्सो, वीकनेस का हाउस है। तो कितने लोग डिप्रेशन में होते हैं तब हम उनको कहते हैं विदेश चले जाओ, वो 12th हाउस एक्टिवेट है। और ऐसा तो नहीं है किसी का 12th हाउस एक्टिवेट ही नहीं होगा। दशा आएगी, 12th हाउस एक्टिवेट होगा, 3rd भी होगा, 9th भी होगा, सारे हाउस एक्टिवेट होंगे। जब आएगा वो विदेश चले जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो विदेश नहीं जा सकता। योग हर हॉरोस्कोप में होता है, स्ट्रॉन्ग और कितना स्ट्रॉन्ग, वीक, इससे पता चलेगा। अब कितने लोग कहते हैं हमारे हॉरोस्कोप में राजयोग है, हमें तो राजयोग मिला नहीं। राजयोग एक मुंशी के हॉरोस्कोप में भी है, जो दुकान पे दो अपने ठेकेदार को बता रहे काम ऐसे करना है। एक मैनेजर में भी है, और राजयोग मोदी जी का भी। कितना पावरफुल है और किस टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है उसका फर्क है। फॉर एग्जांपल, बहुत पावरफुल है, एक्टिवेट 80 साल की उम्र में हो रहा है, फायदा नहीं। राजयोग है, उसको देख के खुश नहीं होना, जानना है कब है और कितना इफेक्ट है। क्योंकि एक जो जितने भी मैनेजर है सबके हॉरोस्कोप में राजयोग है, 4 लोग तो वो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं ना। तो जानना कितना पावरफुल है। आपका राजयोग मोदी जी जैसा है या आपका राजयोग एक मैनेजर जैसा, वो चीज जाननी पड़ेगी। पावरफुल दोनों है, कितने पावरफुल ये हमें जानना पड़ेगा। रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी क्या है? क्या वाकई में ही रिश्तों में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? देखो, पहली चीज वास्तु का ना 12th हाउस होता है, और हर हाउस से आप किसी ना किसी की रिलेशनशिप देख सकते हो। अगर हम बात करें फैमिली से रिलेटेड देखना, सो वी विल सी 2nd हाउस। अपने से रिलेशनशिप देखना है तो 1st हाउस। जोन सा हाउस इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, उसका इफेक्ट आपको आ जाएगा। कितने लोगों के रिलेशनशिप अपने आप से अच्छे नहीं, हाँ, तो 1st हाउस इफेक्टेड है। हर हाउस से आप रिलेशनशिप देख सकते हो। और वास्तु एस्ट्रोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप में बहुत हेल्प है। आपका बेस्ट पार्टनर कौन होगा, आपको सपोर्ट कौन करेगा, आपके पीछे से धोखा कौन देगा, आपका सामने वाला आपके लिए क्या फीलिंग रखता है। इंसान ये चीज तो जानना चाहता है लाइफ में। मेरे को मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरे बच्चे मेरे को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। रिलेशनशिप तो बताएगी, उससे रिलेटेड हाउसेस वो बताएंगे। और अगर एक सवाल आजकल लोगों का होता है, लव मैरिज होगी नहीं होगी? हाँ, और लव मैरिज में भी एस्ट्रोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी? देखो, वही चीज है, मैं अगेन सारी चीज उस पर आ रहा हूँ कि प्रोमिस है नहीं। आपके हॉरोस्कोप में लव मैरिज का प्रोमिस है, लव मैरिज होगी। लव मैरिज का प्रोमिस नहीं है। 15 साल का रिलेशनशिप है, आपको 15 साल का रिलेशनशिप है, मेरी फैमिली में सबको पता है, हम तो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। आप देख लो, सडन इंसिडेंट ऐसा हुआ होगी। तो प्रोमिस जानना, कितने लोग आते हैं, सर हमारी तो शादी हो जाएगी, सर फादर कह रहे हैं कि अगले महीने मैं रिटायर्ड होऊंगा, उसके बाद करा दूंगा। अब हॉरोस्कोप में योग नहीं, अब हम उसमें कहते हैं ठीक है होगी, बता देना। फिर वो 2-3 महीने बाद आ रहा है, सर हो नहीं रही, अब क्या करें। सबसे पहली चीज हमें प्रोमिस देखना है, जब लव मैरिज से रिलेटेड सवाल है। दूसरी चीज हम चेक करते हैं सिम्टम। आप मिले कैसे उस पर्सन से। अब एक इंसान लव रिलेशनशिप में, उसके 3 रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आप कॉलेज फ्रेंड के थ्रू मिले हो, आप ऑनलाइन मिले हो, आप एक ट्रैवल में मिल गए थे, आप वो लोग सडन मिले हो, उसके बाद हम फिल्टर कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन आपके लिए है नहीं है। फिर हम सेकंड पर्सन का चार्ट देखेंगे, उसके अंदर भी हम सिम्टम को मैच करेंगे। ये नहीं कि लव मैरिज है हमने कह दिया चलो आप दोनों की लव मैरिज होगी, उस पर्सन के साथ है नहीं है, तो देखना पड़ेगा। प्रश्न ज्योतिष भी तो लगानी पड़ेगी, चीजें कैसे होगी नहीं होगी।
दूसरी चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, लव मैरिज में देखो डिवोर्स ज्यादा होते हैं। जो 5th हाउस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो आपके लव रिलेशनशिप बताता है। जैसे ही शादी हो गई, वो 7th हाउस बन गया आपका। अब क्या है, आपका 5th हाउस बहुत अच्छा था, बट जैसे वो 7th हाउस बना, नेक्स्ट डे से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बिकॉज 7th हाउस आपका करप्टेड था। 7th हाउस आपका 8th में था, 12th में था, किसी चीज से रिलेटेड था, बट 5th हाउस बहुत अच्छा था। तो ऐसा बंदा क्या कहेगा कि मेरा जब तक हमारी लव रिलेशनशिप थी ठीक थी, जैसे ही शादी हुई है प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, बिकॉज अब वो मेरा 7th हाउस बन गया। जैसे वो 7th हाउस बना, तो उसकी 7th हाउस की जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी कि इसकी शादी कैसे रहेगी। उसके अंदर कोई नेगेटिव प्लैनेट आ गया, नेगेटिव हाउस से रिलेटेड लिंक बन गया, तो शादी को खराब करते हैं। तो ये चीज लोगों में जरूर आती है कि लव रिलेशनशिप तक ठीक था और शादी होती है खराब हो गई। और कितने केस में उल्टा है, लोगों के पहले लव रिलेशनशिप में रहते, जैसे ही शादी होती है 7th हाउस अच्छा है, हाँ, ऑटोमेटिकली आप देखो उनकी लाइफ में बेटरमेंट कितना आ जाता है, रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के क्या कारण है? देखो 5th, 8th एंड 12th हाउस एस्ट्रोलॉजी का पांचवा का रिलेशनशिप का है, जिससे मैंने आपका लव रिलेशनशिप। 8th हाउस इज सीक्रेट रिलेशनशिप, एंड 12th हाउस इज बेसिकली वो मोमेंट जो इंसान प्राइवेटली एंजॉय करता है। तो जैसे ही इसका लिंक बन जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। 5th, 8th एंड 12th हाउस जैसे किसी के एक्टिवेट होंगे, तो रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आना शुरू हो जाएगा। या राहु किसी का इसके साथ में एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा कि वो इंसान कहेगा मेरा माइंडसेट था ही नहीं ऐसा और मैं चला गया चीजों। क्यों? नेगेटिव हाउस एक्टिवेट हो गया। 8th हाउस इज हाउस ऑफ जिसको हम बोले एक सडन डीप चीजें, सीक्रेट चीजें, सीक्रेटिव, जो भी लाइफ के सीक्रेटिव चीज है वो आपकी 8th हाउस से आएंगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यानी कि सीक्रेटिव, लव रिलेशनशिप है 5th हाउस है। तो इससे जब भी लिंक बनेगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। नेगेटिव प्लैनेट के लिंक बनेंगे, राहु के लिंक बनेंगे, केतु के बनेंगे, सैटर्न के बनेंगे, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। तो उसकी चेन को ब्रेक करना। दूसरी चीज, कितने केसेस के अंदर अगर हमें पहले पता चल जाए तो उस हिसाब से माइंडसेट को बैलेंस करना। तीसरी चीज, हम रेमेडीज करके, डोनेशन करके उस चीज को बेटर कर सकते हैं। और जिसका भी 8th हाउस जब नेगेटिव होगा, उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। आपके होरोस्कोप में सीक्रेट रिवील होगा नहीं होगा, ये भी आपका होरोस्कोप बता देगा। और किसको होगा ये भी आपका चार्ट बता देगा। बट हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम रेमेडीज कर सकते हैं। वास्तु के अंदर भी है, एस्ट्रो के अंदर भी है। वास्तु के अंदर अगर हम देखें तो जिनके भी घर में साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हो, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या जिनके भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब भी होंगे, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस। डिस्टर्ब मतलब बैलेंस नहीं है। जब भी हम बात करते हैं वास्तु के अंदर कोई एरिया डिस्टर्ब है, तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग नहीं उसमें। कोई भी चीज परफेक्ट तब है जब उसमें बैलेंसिंग है। आपका हेमोग्लोबिन 12 है, वो बैलेंस सिचुएशन है। 8 हो गया तो प्रॉब्लम, 15-20 हो गया तो प्रॉब्लम। तो किसी भी चीज के अंदर हमें बैलेंस करना है उसको। किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, तब वो रिलेशनशिप को हैम्पर करेगा, बिकॉज साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, लोग ये तो बता रहे हैं रिलेशनशिप को खराब करेगा। जब घर में रिलेशनशिप खराब होंगे तो उसका माइंड आउट। किसी का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बढ़ी हुई है वास्तु के अंदर, बिकॉज ये पार्ट लोग डिस्कस नहीं करते। नॉर्थ वेस्ट है, उसकी फिजिकल डिजायर बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चांसेस उसके बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो हमें वास्तु से भी उन चीजों को चेक करना है, हमें एस्ट्रो के थ्रू भी करना है। बट हाँ, हम अगर पहले पता चल जाए तो हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, अगर 12th हाउस एक्टिवेट है, वो डिप्रेशन कराएगा, विदेश भी वही कराएगा। तो 12th हाउस एक्टिवेट हो गया तो डिप्रेशन नहीं करना, हमें विदेश जाना। तो उसको जानना कि हमने उसको डाइवर्ट कैसे करना। 8th हाउस एक्टिवेट है, वो सीक्रेटिव चीज कराएगा। तो अगर हम उसी को सीक्रेटिव किताब पढ़ना शुरू कर दें, कोई ऐसी एक्टिविटी कुछ और करा दें जो सीक्रेटिव हो, या ऐसी साइंसेस के अंदर उसको डाल दे जो सीक्रेटिव हो, लाइक तंत्रा, तो ऑटोमेटिकली उसकी चीजें ओके होनी शुरू हो जाएगी। जब एस्ट्रोलॉजर एक रेमेडीज बताता है, रेमेडीज सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई चीज डोनेशन करनी है, वो आपको बताता ना इस टाइम पे आप ये चीज कर दो। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट पैटर्न चेंज कर रहा होता है। उसको पता है ये टाइम नेगेटिव है, वो कहेगा कि आपने इस टाइम पे ये चीजें करनी है, या इस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ घूमने चले जाओ, उसको पता है नेगेटिव टाइम आ रहा है, सामने वाला उसको बचा लेगा, या इस टाइम पे इसका माइंडसेट कैसे डाइवर्ट करना, वो भी एक रेमेडीज। क्या आप कोई ऐसा सेल्फ हेल्प टूल सजेस्ट कर सकते हैं जिसको बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए
हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी दशा इस टाइम चल रही है, किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं, किस तरीके के एक्शंस हम लोगों ने करने हैं। ऐसा कोई सेल्फ हेल्प टूल? देखो, सेल्फ हेल्प टूल अगर आपको मिल भी जाए, आप उसको अगर यूज़ करोगे गलत है। अगर मैं आपके हाथ में डॉक्टर के सारे स्टेटस को पकड़ा देता हूँ, MRI मशीन पकड़ा देता हूँ, आपके हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ा देता हूँ, आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ आप चीज़ें हाँ उससे मिलके आप डिस्कस कर सकते हो, डॉक्टर से मिलके मेरे को क्या चीज़ करनी है लाइफ में, नहीं करनी, किन किन चीज़ों से मेरे को दूर रहना है, कौन कौन सी चीज़ मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ मेरे को रिएक्ट कर जाएगी। हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको पता चल गए तो आप अपनी लाइफ के अंदर आपको पता चल गए कि मैंने इस हिसाब से चलना है। बट आप कहो कि आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी नहीं करना चाहते और चीजें भी सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, वो नहीं। जैसे कहते हैं साल 1.5 साल में एक बार बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए, तो साल 1.5 साल में एक बार एस्ट्रोलॉजर से भी जरूर मिलना चाहिए। हाँ, लोग चेकअप नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि एस्ट्रोलॉजर के पास हमें कब जाना चाहिए। अब जैसे आपने बताया कि आप मंथली एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, इस मंथ हमें किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, ये समय कैसा चल रहा है, अगला मंथ कैसा चलेगा, तो हमें कितनी बार साल में एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? देखो, डिपेंड है आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे आपने मंथली एस्ट्रोलॉजी की बात करी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट में। कोई 100 करोड़ 200 करोड़ का है, उसके लगने अगले महीने 10 करोड़ है, 20 करोड़ 50 करोड़ उसने लगाने हैं, उसके लिए मंथली एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बेसिक के अंदर आप 6 महीने साल के अंदर कंसल्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। चलो, आपको अगले साल का पता चल गया मेरे को चीजें क्या करनी है, कैसे करनी है। डिपेंड है आपके लिए क्या हो सकता है। आपके लिए 5 साल में इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए 17-18 साल की उम्र, मैंने आपको कहते हैं आने वाले 5 साल में आपने ये चीजें करनी। उसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर उस टाइम कोई मेन पैरामीटर्स नहीं है ना, वो चीज आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कितनी बार कंसल्ट करना है। बट हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल एक एस्ट्रोलॉजर आपको जरूर दे सकता है कि आपको लाइफ के अंदर पैटर्न क्या क्या रखना है। बट सेल्फ हेल्प टूल अगर आपको मिल भी जाए, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आप ठीक नहीं कर पाओगे। और अगर आपने उसको गलत यूज कर लिया तो उसका इम्पैक्ट आप क्या आएगा। हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, जो चीज जिसकी है उसके और है। हाँ, आप उनसे रेमेडीज ले सकते हो। कब जाना चाहिए, दैट इज कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, आप तभी जाओ। अगर किसी की लाइफ ठीक चल रही है तब नहीं जाएगा एस्ट्रोलॉजी का। प्रॉब्लम है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके पैरों में दर्द है तब आप डॉक्टर के पास जाओ। तो जब प्रॉब्लम है तब जाओ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो जो रेमेडीज, जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया उनसे पूछो मैंने कितना टाइम करना। कितनी बार क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम में आप आए, कितनी ना रेमेडीज बताते हैं इमीडिएट, आपके इमीडिएट प्रॉब्लम में आपको चलो ये चीज कर लो, 15 दिन के अंदर आपकी चीजें बैलेंस आउट होंगी। बट लोग क्या करते हैं, 15 दिन बाद अब तो ठीक है चीजें, अब रेमेडीज गैप कर दो, तब प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज पहली बार हमें जाननी है कि हमें करनी कैसे। बट सेल्फ हेल्प टूल जैसी चीज एस्ट्रोलॉजी में नहीं। सेल्फ हेल्प तब है आप खुद कर लो, आप खुद सीख लो, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। बट जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, आप खुद उसका प्रयोग मत करो। आप सर्जरी खुद नहीं कर सकते ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज खुद नहीं कर सकते। हाँ, आजकल एक चीज बड़ी चल रही है, लोग ये रेमेडीज कर लो, वो रेमेडीज कर लो। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है ना, उसका नेगेटिव पहले। लोग पितृदोष से इतना डरते हैं। पितृदोष अगेन कुंडलियों में बहुत कम है, कब एक्टिवेट होगा वो चीज डिपेंड करेगी। बट अगर मैं कहूँ पितृदोष से इतना डरने की जरूरत है, कुछ चीज ऐसी है वो ना बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और सामने वाला बड़ा इजीली उससे कन्विंस हो जाता है। काल सर्व दोष है आपकी कुंडली में, एक्चुअली उसको पहले उसका नाम आई थिंक नौका दोष होता है, उससे ना डरते नहीं थे। तो काल सर्व दोष है, इंसान सामने वाला डर जाता है। तो आपको मैं किसी और नाम से बोल दूं कि ये दोष है, आप इजीली नहीं डरोगे, लेकिन मैंने बोल दिया काल सर्व दोष है, और 70-80% कुंडली के अंदर है। ऐसा तो है नहीं किसी कुंडली में नहीं और सबके काम ही बन रहे। ठीक है, दूसरी चीज, तो क्या पितृदोष भी हर किसी की कुंडली में होता है? नहीं। अच्छा, पितृदोष, हाँ, पितृदोष में एक चीज कॉमन है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का पितृदोष है और उसने उस पितृदोष का ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो आने वाली जनरेशन में पितृदोष मिलेगा। और जैसे उस फैमिली का सबसे छोटा लड़का पितृदोष की पूजा करा लेगा, आने वाली जनरेशन में पितृदोष खत्म हो जाएगा। हॉरोस्कोप में आप देखिए, तो पितृदोष की ट्रीटमेंट जरूरी है। और अगर आप पितृदोष का एक बार उपाय करा ले तो लाइफ में, तो आपको दोबारा कराने की जरूरत नहीं। बट पितृदोष हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट जब जब वो एक्टिवेट होगा। पितृ नेगेटिव नहीं होते, और पितृदोष आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता
बिकॉज वो कुछ डिजायर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपकी तरफ से अधूरी रह गई, तो उनको पूरा करना तो चाहिए। पितृदोष का प्रभाव क्या होता है? क्या फैमिली में एक जनरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाती, या और क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं? जनरेशन पे इफेक्ट डालता है, चाइल्ड बर्थ पे इफेक्ट डालता है, आईक्यू लेवल पे इफेक्ट डालता है। अगर आप किसी के यहाँ देखें, या तो चाइल्ड बर्थ हुआ ही नहीं, हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चे के आईक्यू लेवल में फर्क है, और कहीं चीजें सारी तरफ से अगर खराब हो जा रही है, फाइनेंस खराब हो रहे हैं, सारी चीजें खराब हो रही है, तो पितृदोष के चांसेस, उस केस के अंदर हम पितृदोष चेक करते हैं और उसके रेमेडीज कराते हैं। पर पितृ आर योर इमीडिएट गुड, हम इनको बोलते हैं इमीडिएट गुड। पितृ वो है जो बिल्कुल आपके गेट के बाहर खड़े हैं आपको बचाने के लिए, आपके गार्ड हैं। आप पे 10 लोग हमला करने आ गए, आपका अगर एक गार्ड भी है ना, वो 2 को तो निपटा देगा ना। तो पितृ आर इमीडिएट गुड, उनको खुश करना सबसे पहले जरूरी है, बिकॉज वो देवता वहां है जिसको आप खुश कर रहे हो, पर पितृ वाले देवता आपके बाहर खड़े और आपने उनको ठीक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट जो इफेक्ट आप पे 100 गुना आना है वो कम से कम आएगा, तो कम उस चीज को तो हम ऑल्टर कर सकते हैं ना। तो ये दोष आ क्यों जाता है? क्योंकि पितृ तो एक देव फॉर्म में है, तो ये दोष क्यों आ जाता है? इसको दोष क्यों बोला जाता है? ये देखो, दोष है कहीं भी डाइवर्जन, जिसको हम बोले प्रॉब्लमेटिक। पितृ यानी कि कहीं ना कहीं पितरों की तरफ से कुछ प्रॉब्लमेटिक आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी मदर से कोई बात हो गई, आपके पेरेंट्स से आपकी कोई बात हो गई, अब वो क्या करेंगे, आज के टाइम में उनमें कहीं ना कहीं वो चीजें है। बट जब इंसान पितृ बन जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जो गैप आ जाता है, या बेसिकली जब वो फिजिकल फैक्टर नहीं होता, तो वो माइंडसेट भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। और कितने केसेस के अंदर, अब ये चीज आप देखो ना, पितृ का आप कंपेयर कर लो कर्म से। आप पितृदोष कैसे देख लो, आप कर्म से ही देख लो ना। अब पितृदोष किसी ने अपने पेरेंट्स का, क्या है पितृ आपके वही थे, आपने किसी ने अपने पेरेंट्स की नहीं करी। लोग इतने अनाथ आश्रम है, क्या है चीज, कहीं ना कहीं कर्म में वो पितृदोष बन के आए। और ऐसा नहीं है कि वो आपके इस जन्म के पितृदोष है, या आपके अभी जो आपने रिसेंट में किया है वो है, पिछले जन्म से भी आ सकता। हमारे पिछले कहीं जन्मों का हमें जो इफेक्ट आज मिल रहा है, वो ऐसा नहीं कि हमारे पिछले जन्म का, या पिछले 4 जन्म का। वो आप ये समझो कि 2 हमारे वो मटके पड़े, जो हमने लाइफ में पाप किया वो पाप वाले खाने, पुण्य किया पुण्य वाले खाने। तो हमें कुछ इसमें से घूम के मिल जाते हैं, कुछ इसमें से। कौन से जन्म के कहाँ से मिल रहा है वो नहीं पता। हो सकता है जो आज आपके साथ पुण्य हो रहा है वो 10,000 साल पहले आपने किया, और कोई पाप है वो 10 साल पहले किया। वो चीज कब सामने आ जाएगी, वो चीज आप अभी नहीं बता सकते। बट आपके कर्म सबसे पहले काम करेंगे। जो आपका पितृदोष भी बनता है वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। किसी हॉरोस्कोप में पितृदोष नहीं है, उसके यहाँ से पितरों कोई त्रुटि हो गई पितरों की, नेक्स्ट कुंडली के अंदर पितृदोष मिलेगा इस जनरेशन में आगे वाले। हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में पितृदोष नहीं है और मेरी पितरों की त्रुटि हो गई, नेक्स्ट हॉरोस्कोप में आपको जो मेरा अगर बच्चा होगा उसके उसमें पितृदोष मिलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 9th हाउस से जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव प्लेनेट आएगा तो वो पितृदोष को दिखाता है। एंड 9th हाउस इज योर हाउस ऑफ लक। अब आप देख लो ना, 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। आपका लक है, हर जगह कहते हैं लक साथ देगा मेरा, और जिसका लक नहीं साथ दे रहा उससे पूछो। तो लक फैक्टर जो है वो पितृदोष से आता है, 9th हाउस से आता है। तो वो अगर पितृदोष है तो उसको इफेक्ट कर देगा, और जिसका लक खराब है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली वो जो लक है वो बैड लक बन जाएगा। आर्यन जी, आपने बताया कि आप वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं, तो किस तरीके का इंडस्ट्रियल वास्तु और क्या क्या चीज़ों का वास्तु आप करते हैं इंडस्ट्रियल साइड पे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, इंडस्ट्रियल वास्तु या सबसे पहले तो वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना है। हमारा वास्तु वही चलेगा जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है। हम मेन एंट्रेंस देखेंगे, हम जोन्स देखेंगे, सारी चीज हमारी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। इंडस्ट्रियल में क्या चेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें मशीनरी सेटअप करनी है। अब कोई इंडस्ट्री है, वहाँ सबसे मेजर पार्ट मशीनरी, सारा काम उस मशीनरी में होना है। अब अगर हम वैदिक वास्तु या पुराने हिसाब से देखें, वैदिक जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पहले के टाइम। पहले के टाइम जो मशीनरी के पैटर्न्स होते थे या जो मशीनरी होती थी वो सिंपल 1-2 तरीके की मशीनरी होती थी। उसके हिसाब से हम वेट देखते थे, चलो हमने साउथ वेस्ट में रख दिया, हमने हैवी करने के लिए मशीनरी को वहाँ रख दिया। बट आजकल मशीनरी की फंक्शन एक अलग है। कोई मशीन डाई कर रही है, कोई मशीन कट कर रही है, कोई मशीन ड्रिल कर रही है, और एक एक मशीन में 4-4 फंक्शनिंग। तो उस हिसाब से सबसे पहली चीज हमें मशीन के लिए सही डायरेक्शन करनी है, बिकॉज सारा काम चलना तो मशीनरी से। उसके बाद
जो इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर हम करते हैं, अगर हमारा रेमिडियल विजिट है, अगर हम रेमिडियल वास्तु उसका कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं, या कोई भी हम वास्तु करते हैं हम उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर हम उस सिम्टम को मिलाते हैं, उसकी फैक्ट्री से, उसकी इंडस्ट्री से हम उस सिम्टम को मिलाएंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और उसको हम ट्रीट करते हैं। सिंपल सॉल्यूशन से हम उसको ट्रीट कर देंगे। इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या फर्क आ जाता है, फॉर एग्जांपल सारी चीज ठीक है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट का वास्तु करेंगे। सारी चीज ठीक है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ जो मैनेजमेंट का पार्ट है हम उतने का वास्तु करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी फैक्ट्री कर देंगे। और हर चीज की ग्रेडिंग अलग हो, जैसे हम वास्तु के लिए उसको ग्रेड करते हैं, फैक्ट्री का ग्रेड अलग होगा, मैनेजमेंट प्लानिंग है उसका अलग होगा, जिस चीज से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए अलग होगा। तो अलग अलग पैरामीटर्स हमें वो सारे पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे। और सारा वास्तु जब हम करते हैं, बताता हमें प्रॉब्लम भी जो हमारा क्लाइंट है वो बताएगा, सॉल्यूशन भी क्लाइंट बताएगा, बिकॉज उस गद्दी पे वो बैठा है। प्रॉब्लम वो बताएगा और ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी वो बता देगा कि हमें उसकी बात से पता चल जाएगा हमें काम कहाँ करना है। उसकी फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम सिर्फ साउथ ईस्ट की एंट्री देखेंगे या साउथ ईस्ट को चेक करेंगे कि एक्सीडेंट कहाँ से हो रहा है। उसकी फैक्ट्री में टीम धोखा दे रही है, तो हम सिंपल सी चीज चेक करेंगे। अलग अलग चीजें भी है, बट हम सिंपल सी चेक करेंगे कि उसने साउथ वेस्ट में तो नहीं बिठा दिया, उसका वेस्ट तो इनबैलेंस नहीं है। तो उस तरीके से हम चाहे बेसिक वास्तु करें, इंडस्ट्रियल वास्तु करें, कंसेप्ट सेम चलेंगे। बट इंडस्ट्रियल वास्तु में सबसे मेन काम आ जाता है मशीनरी, कि हमें मशीनरी को किस तरीके से, जहाँ से प्रोडक्शन होना है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसको कहाँ हमने सेट करना है। उसके अलावा आप देखो कि एक पर्सन होगा वहाँ जो 100 लोगों को डील करेगा, 500 लेबर है उसके अंदर, 500 है, तो उनकी प्लेसमेंट सही होगी। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट वाले की प्लेसमेंट आपने गलत कर दिया, तो मेन तो मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई लेबर काम कर रही है उसकी तो कोई सीट नहीं है ना डिजाइन, लेकिन जो उसका मैनेजर है उसकी है। सिर्फ आप उसको भी ठीक कर दोगे, उसको सही जगह पे बिठा दोगे, तो 500 लोगों का वास्तु ठीक हो जाएगा। तो वो हमें छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी वास्तु में, कि हमें कैसे करना है। और आखिरी सवाल कि किसी भी बिजनेस में बिजनेस ओनर का क्या स्थान होना चाहिए बैठने के लिए? उसका ऑफिस की डायरेक्शन, उसकी सीट की डायरेक्शन, उसके पीछे की सीनरी, उसके लेफ्ट और राइट में क्या होना चाहिए? देखो, डिपेंड करेगा काम के ऊपर। वास्तु में लिखा है कि ओनर को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, गलत वो भी नहीं। उस टाइम जो काम चलता था दैट वाज हैंडीक्राफ्ट। आज से 200, 300, 500 साल पहले हैंडीक्राफ्ट का काम चलता था, तो उस हिसाब से हमने उनको साउथ वेस्ट में बिठा दिया। बट आज के बेस पे हम काम के हिसाब से चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हीलर है, तो हम कहाँ बिठा देंगे, हीलिंग के डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। कोई बैंकर है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी। अच्छा, कोई कंसल्टेंट है, प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। बेडरूम भी हम प्रोफेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, और हम जो उसकी ऑफिस की सेटिंग है वो भी हम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल कोई दुकानदार है तो हम उसको नॉर्थ में बिठा देंगे। नॉर्थ पैसे की दिशा है, माल बेचना है, उसको किस चीज़ से मतलब नहीं। कोई क्वालिटी मैनेज कर रहा है, उसका काम क्वालिटी मैनेज करना है, क्या उसकी डायरेक्शन लोगे। सेल्स वाले साउथ में बिठाएंगे, डिपेंड है उसका काम क्या है। वही चीज़ है, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। साउथ वेस्ट में फॉर एग्जांपल आपने साउथ वेस्ट में अपना कर दिया कि चलो वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में ठीक हो। साउथ वेस्ट का एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, वो सारी ड्यूटी खुद की आ जाती है। अगर आपके पास आज 4 बंदे हैं ना काम करने के लिए, और आपने साउथ वेस्ट में बैठ गए, तो 2 साल बाद क्या होगा, 4 लोगों के काम भी आप ही कर रहे होगे। वो सारी चीज आपको ही करनी पड़ेगी, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा मैनेज आप करोगे। हमें आपकी स्पेशलिटी देखनी। अब एक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का ओनर, क्या वो प्रोडक्शन खुद कर रहा है, क्या वो माल खुद बना रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो काम है, हम उसको उस हिसाब से सेटिंग दे देंगे। उसकी स्पेशलिटी क्या है, कितनी बार क्या होता है, उसकी स्पेशलिटी मार्केटिंग है, हम उसको मार्केटिंग के हिसाब से बिठाएंगे, ये नहीं बिठाएंगे वो वाली, उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से उसको बिठाएंगे। क्योंकि बाकी चीजें बैलेंस करेंगे तो उसका वास्तु चल जाएगा। और बात रही सीनरीज कैसी होनी चाहिए, देखो कलर थेरेपी के हिसाब से चीजें डिसाइड होगी कि उसकी सेटिंग कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसकी सेटिंग नॉर्थ में करा दी,
अब बहुत लोग क्या करते हैं, माउंटेन्स की सीनरी लगाते हैं ऊपर कि चलो हैवी हो जाएगा, बट आप ये तो देखो कि आपकी सिटिंग कहाँ पर है। सिटिंग आपकी गलत डायरेक्शन पे, इमेज आपने सही लगा दी, तो इफेक्ट तो आएगा ही, नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा आपको। और देखो लेफ्ट राइट का जब हम डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे उसके अगेंस्ट सिटिंग के ऊपर, बिकॉज वास्तु के अंदर थंब रूल नहीं है। पहले था कि चलो थंब रूल था कि चलो लोगों ने इस तरीके से कर दिया, थंब रूल नहीं है। आपको चीजें फिक्स नहीं है कोई भी। अब जैसे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के उपाय का भी बताया, फिक्स नहीं है आपको चीज सूट करेगी तो थंब रूल कोई चीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपको जगह के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ेगी, उल्टा हो जाएगी चीजें। एक्चुअली थैंक यू आर्यन, मैंने आज आपकी इतनी सारी बातों से ये जाना कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और इसके बारे में जानना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके के डिसीजंस, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं। तो ये हमारे लिए एज अ टूल यूज़ करने के लिए आज मुझे अवेयरनेस मिली। थैंक यू सो मच।